हमने बात करी कि जो और एक वैदिक कालीन या प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था है वो बड़ी उपयोगी है, उसमें दोष कम है और उसमें गुण अधिक है। समाज में सभी कार्यों का बराबर बराबर बंटवारा कर दिया गया है, उसमें कोई क्लेश नहीं है, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और ये विकास है राज्य का। लेकिन वर्ण व्यवस्था उत्तरोत्तर परिवर्तित हो गई। कैसे परिवर्तित हुई? आप देखेंगे कि पिछले वीडियो में अपन बात कर रहे थे कि वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी, जिसका जो कर्म कर रहा है वो उस वर्ण में शामिल हो सकता था। अंतरजातीय विवाह मान्य थे, इसका कोई विरोध नहीं था। यदि कोई क्षत्रिय है और उसने वैश्य वर्ग की राजकुमारी से वो युवती से विवाह कर लिया तो वो भी उस क्षत्रिय वर्ग में शामिल हो जाती थी, उसकी अनुमति भी थी। तो अंतरजातीय विवाह हो रहे तो वर्ण व्यवस्था बड़ी फ्लेक्सिबल है, लचीली है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आ गई और जहां कठोरता है वहां स्वतः ही दोष उत्पन्न होते हैं। जैसे आप देखें कि वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे स्वतः ही कर्म प्रधान की अपेक्षा जन्म प्रधान हो गई। जिसने जिस वर्ण में जन्म लिया वो उसी वर्ण का होके रह गया, उससे बाहर निकलने का अब उसके लिए कोई मार्ग नहीं बचा। जैसे किसी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, अब वो क्षत्रिय नहीं बन सकता और वैश्य भी नहीं बन सकता। और यदि कोई शूद्र है और उसका जन्म उसी में हुआ है, उसी वर्ण में हुआ है, तो वो उसी वर्ण का होके रह गया। अब वो अपने अंतरजातीय विवाह से उसको परिवर्तित नहीं कर सकता। अंतरजातीय विवाह फिर भी हो रहे थे लेकिन वर्ण परिवर्तित नहीं हो रहे थे। तो वर्ण परिवर्तित नहीं होने से ये जड़ हो गया, जड़ मतलब स्टैटिक हो गया कि अब यहां पर जो है इसमें दोष आने लग गए। आप देखिए कि वर्ण व्यवस्था से ही भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई और जाति व्यवस्था से ही उपजातियां और गोत्र बन गए। तो आप देखेंगे कि जहां वर्ण व्यवस्था समग्र रूप से समाज को एक रख रही है, वहीं पर ही उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था, उपजाति व्यवस्था और गोत्रों के कारण समाज को उसने खंडित कर दिया है। एक रूपता नहीं रही समाज में और सामाजिक एकता पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई है। और ये सब हुआ जन्म प्रधान वर्ण व्यवस्था के कारण कि जिसने जिस कुल में जन्म ले लिया वो उसी कुल का होके रह गया। तो जातियां उपजातियां इनके बहुत सारे कारण थे। एक तो ये कि एक बहुत बड़े भूभाग में आर्य फैल गए। तो अब आप सोचिए कि जो बिहार में कोई व्यक्ति है तो उसका विवाह संबंध राजस्थान के व्यक्ति से कैसे होगा? इसलिए उन्होंने अपनी जातियों में बना लिया जो छोटे छोटे समूह में बट गए। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की जो वो कुल है वो चाहेंगे कि अब हम अपने इलाके में रहें, हम अपनी जाति में रहें। तो ये इस तरह से जो है समाज विखंडित हुआ और सब इसका मूल कारण था विवाह। जो विवाह संस्था है वो जाति व्यवस्था को कठोर बनाती है, क्योंकि जिस कुल में आप जन्मेंगे, जिस जाति में आपने जन्म लिया, उसी जाति में अब आप विवाह करेंगे। तो ये परंपरा चल पड़ी कि उसका विवाह अब उसी जाति में होगा। तो ये आधार कठोरता का बन गया। तो ये जो दोष आया इसमें वो विवाह संस्था से भी आ गया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इससे जो है कई तरह के दोष देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखिए कि आपकी सोच जो है संकीर्ण हो गई। जैसे क्षत्रिय का कार्य राज्य की रक्षा करना है, पराजित होता है तो क्षत्रिय होता है, राज्य चला जाता है उसके हाथ से, राजकाट चला जाता है, राजपाट चला जाता है तो क्षत्रिय के हाथ से चला गया। लेकिन ब्राह्मण का कुछ नहीं बिगड़ा, शूद्र का कुछ नहीं बिगड़ा, उसको तो वही श्रम करना है। और वैश्य का भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब कोई भी नृप हो, कोई शासक हो, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो अपना उसको तो व्यापार करना है। तो इस तरह से जो सहयोग और जो समन्वय था वो उससे जाति व्यवस्था से पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया। और
आप देखें कि इसमें एक सबसे बड़ा दोष ये आया कि इस जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान स्वतः ही उच्च हो गया, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे, संस्कृत के वो ज्ञाता थे, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको इसका लाभ मिल रहा था, माता पिता से पुत्र शिक्षित हो रहे थे, तो पढ़ाई लिखाई में वो अव्वल थे, धार्मिक क्रियाकलाप वो करवा ही रहे थे, जैसा कि हमने पहले भी बताया। तो वो अपने आप ही समाज में उनका स्थान उच्च हो गया, क्योंकि उनकी उपस्थिति हर धार्मिक कार्य में अनिवार्य हो गई। अब वो नहीं आए तो कोई भी काम पवित्र नहीं हो सकता, न विवाह हो सकता है, न अंतिम संस्कार हो सकता है, या किसी भी प्रकार का जो धार्मिक कार्य आप कराएंगे, यज्ञ हवन, वो उसकी उपस्थिति के बिना संभव नहीं है। तो वो उसने अपने आप को भी पवित्र और आवश्यक मान लिया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। या यूं कहे साधारण शब्दों में कि मनुष्य और देवता के बीच में पुरोहित और ब्राह्मण खड़े हो गए, वो अपनी उपस्थिति को उन्होंने अनिवार्य बना लिया। तो इसमें ये दोष कर गया। और एक और बात जो सबसे खराब बात थी भारतीय समाज की दृष्टि से, कि जो शूद्र श्रम करते थे, जो मेहनत करते थे, खेती करते थे, जो साफ सफाई का कार्य करते थे, जो चमड़े का कार्य करते थे, जो मृत पशुओं को उठाते थे, सभी प्रकार के श्रम आ जाते हैं। उसमें हल्के भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। तो उनको निम्न स्तर का समझा गया। ये एक विडंबना है भारतीय वर्ण व्यवस्था की कि श्रम को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया। आप देखिए कि वर्ण व्यवस्था को 2000 साल से भी अधिक हो गए, जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, लेकिन आज भी हमारे मन में जो गलत धारणाएं बैठ गई है वो दूर नहीं हो रही है। जैसे आप देखें कि जो सफाई कर रहा है, जिसको हम हरिजन कहते हैं, महात्मा गांधी ने उनका नाम हरिजन रखा था, जो ईश्वर के जन है, हम उसको हे दृष्टि से देखते हैं, जबकि वास्तविक कार्य क्या है कि वो समाज की गंदगी को साफ कर रहा है, लेकिन हम उससे छुआछूत कर रहे हैं। तो इस तरह की जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, ये जाति व्यवस्था में घर कर गए, सदियों से वो दूर नहीं हो पाए। तो जो सबसे जो मेहनत कश लोग हैं उनको हीन समझा गया, उनको हे ही माना गया, समाज में उनको निम्न मान लिया गया। धीरे धीरे ब्राह्मणों ने उनके मंदिर प्रवेश वर्जित कर दिए, उनको धार्मिक कार्यों से दूर कर दिया गया, उनकी बस्तियां अलग बसा दी गई, है ना, और वो फिर अपने ही वर्ण में विवाह में बंधने लगे। तो उत्तर वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था है उसमें बहुत सारे दोष आ गए। अब जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के कारण जो जाति व्यवस्था अस्तित्व में आई, उसके क्या प्रमुख फायदे भारतीय समाज को हुए और उसके क्या क्या नुकसान हमें हुए, और आज भी हम उन नुकसान को उठा रहे हैं, उनको हम अलग से आपको मैं अलग से वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू।